हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आप सभी को शायद पता होगा कि हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को आर एस शर्मा की किताब से डिस्कस कर रहे हैं। और आर एस शर्मा की किताब जो थी दोस्तों, वो पहले ओल्ड एनसीईआरटी में चलती थी, जो कि आपको रिकमेंड की जाती है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें। इसका एक डिटेल वर्जन भी है जो कि आर एस शर्मा ने ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के जरिए छपवाया था। इसका नाम है इंडियाज़ एंशियंट पास्ट। इसमें आपको डिटेल में एंशियंट हिस्ट्री का ओवरव्यू मिलेगा जिसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर्स क्लियर हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन को डिस्कस किया कि भारतीय इतिहास को हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, स्पेशली प्राचीन भारतीय इतिहास को, और उसकी समय रेखा क्या है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया था कि भाई बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, कौन कौन से कैलेंडर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, सेंचुरीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, मिलेनियम क्या होता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री क्या है। तो ये सब चीज़ें तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया, और चैप्टर 1 में हमने ये जाना कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है, उसे हम पढ़ते क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है क्या, पर्पज़ क्या है हमारा इतिहास पढ़ने के पीछे का। उसके बाद हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया, और यहाँ पे हमने ये जाना कि आधुनिक इतिहासकारों का प्राचीन भारतीय इतिहास पर क्या दृष्टिकोण है। इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने एजेंडाज होते हैं और अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं जिसके हिसाब से वो इतिहास को इंटरप्रेट करते हैं। जिसमें हमने कॉलोनियल हिस्टोरियंस, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उनके ओवरव्यू को जाना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जाना बेसिकली। उसके बाद भारतीय इतिहासकारों में हमने पहले नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी इतिहासकारों के बारे में जाना कि उन्होंने किस तरह से इतिहास लिखा। उसके बाद नॉन पॉलिटिकल हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने कैसे लिखा, कम्युनल हिस्टोरियंस की एक अलग अप्रोच है, उसके बारे में जाना। और अब हम फाइनली चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। इसमें हम इतिहास निर्माण और उसके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास निर्माण होता कैसे है। जब भी इतिहास लिखते हैं तो कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हुए, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हुए, कॉइन्स हुए, लिटरेरी सोर्सेज हुए। तो इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर को हम 2 भागों में पढ़ेंगे क्योंकि एक भाग में ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इन 3 पोर्शंस को इस लेक्चर में कवर करूँगा और बाकी बचे हुए पोर्शंस को पार्ट 2 में कवर करूँगा। ठीक है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी हम शॉर्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। और ये सोर्सेज कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, बेसिकली पुरातात्विक जो अवशेष हैं उसका एनालिसिस करते हैं, मटेरियल्स जो मिलते हैं हमें खुदाई के माध्यम से, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम कॉइन्स की बात करेंगे जो कि सरफेस पे भी मिलते हैं और खुदाई से भी मिलते हैं। कौन कौन से कॉइन्स भारत में मिलते हैं, कौन कौन से काल के हैं वो, और उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। उसके बाद हम शिलालेख्स की बात करेंगे, शिलालेख जो होते हैं जिन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लिटरेरी सोर्स यानी लिखित में जो हमें प्रमाण मिलते हैं उनसे हम कहाँ तक क्या जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से सोर्सेज को हम सही मायने में इतिहास मानते हैं और कौन से जो सोर्सेज हैं उनको माइथोलॉजी या जो रिलीजियस टेक्स्ट के तौर पे ही उनको देखा जाता है। लेकिन उनसे भी हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, उस समय के सामाजिक ढांचे के बारे में बात पता चलती है हमें, वहाँ उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात पता चलती है। तो ये भी हम पढ़ेंगे। लेक्चर जो 4 होगा उसमें पढ़ेंगे, लेक्चर 5 होगा बेसिकली, वो पार्ट 2 होगा इसी लेसन का, जिसमें हम नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। फिर फॉरेन अकाउंट्स की भी बात करेंगे। यहाँ पे फॉरेन अकाउंट्स यानी कि विदेशी जिनके साथ भी हमारे ताल्लुकात थे प्राचीन काल में, उन्होंने भारत के बारे में क्या कुछ लिखा है और कौन कौन से वहाँ पे अवशेष हमें मिलते हैं। वहाँ पे भी भारतीय कॉइन मिल सकते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ लिटरेरी सोर्सेज मिल सकते हैं, तो उनकी बात करेंगे। फिर विलेज स्टडी हुई, नेचुरल साइंस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन में, इतिहास लेखन में बेसिकली। फिर हिस्टोरिक सेंस की भी बात करेंगे कि ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद एक सेंस भी डेवलप होना चाहिए कि इतिहास लेखन की परंपरा में इतिहासकार का क्या वहाँ पे इंटरप्रिटेशन है, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के बाद। और फाइनली फिर कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इतिहास को कंस्ट्रक्ट किया कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजी की। आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी इज ए साइंस दैट इनेबल्स us to systematic dig of successive layer of old mounds and form the idea of material life of the people is called archaeology. बेसिकली
जब हम खुदाई करते हैं किसी भी माउंट की, माउंट बेसिकली टीला होता है, वैसे तो टीला एक बड़ा सा टीला हो, उसकी खुदाई करेंगे, अलग अलग लेयर्स में जानेंगे तो वहाँ पे जो जो चीज़ें मिलेंगी, मटेरियल रिमेन्स मिलेंगे, किसी को दफनाया गया होगा, वहाँ पे कोई पोट्री मिलेगी या कोई कोइन मिलेगा या फिर वहाँ का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा, मटेरियल मिलेगा जिससे हमें वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में पता चले, तो वही क्या होगी, आर्कियोलॉजी होती है, वही आर्कियोलॉजी साइंस होती है, वही पुरातत्व होता है बेसिकली। उससे हम मटेरियल रिमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्कियोलॉजी। मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न पीरियड को भी हम आर्कियोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन उस समय तक लोग इतने पढ़े लिखे हो गए थे मेडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में कि लिटरेरी सोर्सेज को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाती हैं चीज़ें। लेकिन एंशियंट पीरियड में क्योंकि लिखित में चीज़ें उतनी थी नहीं, अगर हम प्राचीन काल में जाएंगे तो हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ लिखित प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे भी हम पढ़ नहीं पाते, उसे भी डिसिफर नहीं कर पाए हैं उनकी लिपि को, कि वो लोग क्या लिखते थे। भावात्मक तरीके से वो चीज़ों को लिखते थे, सिंबलाइज करते थे, लेकिन उन सिंबल्स का हमारे पास कोई डिकोड करने का कोई तरीका नहीं है अभी तक। तो वो भी हमें आर्कियोलॉजी के माध्यम से ही स्टडी करना पड़ता है, और उससे पहले जाएंगे तो हमारे पास लिखित में कोई प्रमाण ही नहीं मिलते। तो एंशियंट हिस्ट्री को तो आप जानते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री के तौर पे 2 मिलियन ईयर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। 2 मिलियन ईयर से, 2 मिलियन या 2.5 मिलियन ईयर बैक से हम स्टडी करना शुरू करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री को। तो वहाँ पे हमें लिखित में कुछ नहीं मिलता, स्टोन एज थी जिसे कहा जाता है, पाषाण काल था वो। तो वहाँ से लेके जब हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पढ़ते हैं तो हमें लिखित में कुछ मिलता नहीं है, और जो कुछ मिलता है उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो वहाँ की चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, आर्कियोलॉजी है। तो आर्कियोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंशियंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। सभी युगों को अध्ययन करने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का तो सहारा लेना ही पड़ता है। इसके लिए हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट भी है जो कि इन चीज़ों की स्टडी करता है। प्री हिस्ट्री वो टाइम था, प्री हिस्ट्री की जब बात करते हैं हम, प्री हिस्ट्री वो टाइम था जिसके समय हमें कोई रिटन रिकॉर्ड मिलता ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो हम स्टडी क्या करेंगे, तो हमें सारी स्टडी किसके माध्यम से करनी पड़ती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू। अगर वहाँ पे कोई कॉइन मिल गया तो अच्छी बात है, कोई इंस्क्रिप्शन मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस भी उस समय मिलते नहीं थे। तो मेन जो हमारा हिस्ट्री लिखने का और कंस्ट्रक्ट करने का जरिया होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, वो क्या होता है, आपका आर्कियोलॉजिकल, यानी कि खुदाई के माध्यम से जो अवशेष हमें मिलते हैं, मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, उसी से हम स्टडी करते हैं। तो 2.5 मिलियन ईयर से मान लीजिए या 2 मिलियन ईयर से हम जब स्टडी करते हैं, और उसके बाद मेनली अगर हम बात करते हैं 3000 BCE तक का जो पीरियड है, यहाँ तक का जो पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। फिर 3000 से लेके आगे का जो चालकोलिथिक पीरियड था बेसिकली, या इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड है भारत में या दुनिया में भी कहीं पे हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में उस समय काल को हम स्टडी करते हैं जहाँ पे हमें लिखित में कुछ चीज़ें मिलती तो हैं, मानव लिखना तो जान गया था, लेकिन हम उसे स्टडी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई उस भाषा को पढ़ने का तरीका नहीं है, हम उसे डिसिफर नहीं कर पाते हैं, उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो लिखने का ज्ञान तो था लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम लिटरेरी सोर्सेज, यानी इंसान लिखना जानता भी था और उसे हम पढ़ भी पाते हैं। तो वो जो पीरियड है वो हिस्टोरिक पीरियड आता है, और ये एंशियंट टाइम से ही शुरू हो गया था, और उसके बाद मेडाइवल में और मॉडर्न में तो और ज़्यादा सशक्त हो गया था, लिखने की परंपरा और ज़्यादा मजबूत हो गई थी, ज़्यादा लिखन का कार्य मिलता है और उसे हम और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इन 3 फेजेज में इतिहास को देखते हैं, और ये तीनों फेज एंशियंट हिस्ट्री में आते हैं। और मेडाइवल और मॉडर्न में तो आपको सिर्फ यही पीरियड मिलेगा जिसमें लिखित में सब कुछ हमें मिलेगा भी, और उसको हम इतिहास लेखन में काम में भी लेंगे। एक प्रोटो हिस्ट्री में वो टाइम भी आता है जिसमें बेसिकली लिखित में था, उसे हम पढ़ भी पाते हैं, डिकोड भी कर पाते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बेसिकली इस तरह से नहीं है, या तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ गैप मिलता है, या फिर वो मिथिकल हैं या इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनको इतिहास लेखन में काम में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब मटेरियल रिमेन्स या आर्कियोलॉजी से हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में क्या चीज़ें पता चलती हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कौन से मेथड्स हैं, प्रोसेस क्या है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हो या हिस्टोरिक पीरियड हो या फिर प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड हो,
तमाम तरीके की चीज़ों को स्टडी करने के लिए जब आर्कियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत तरीके के फॉसिल्स मिलते हैं, ह्यूमंस के फॉसिल्स मिलते हैं। हमारी बॉडी जब मरने के बाद दफना दी जाती है तो उसके बाद इसके रिमेन्स जो बच जाते हैं, जो कंकाल बच जाते हैं, उसमें उसकी एज को निकाला जा सकता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे कि कार्बन डेटिंग से कैसे एज निकाली जाती है। प्लांट्स के भी अवशेष मिलते हैं, एनिमल्स के भी अवशेष मिलते हैं, और जो मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, बाकी पोट्री वगैरह या दूसरे कोई मटेरियल्स, कोई धातु हो गई, तो उसका भी जो है हम एनालिसिस करते हैं। इसके बारे में हमें चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो जो हिल स्लोप्स होते हैं, ज़्यादातर हिल स्लोप्स होते हैं, जो ऊंचाई वाले टीले होते हैं, या मिट्टी के टीले हों या फिर वो स्टोन के, मतलब किसी तरीके के हिल स्लोप्स हो, उनका प्लेट्यू और माउंटेन्स को जब हम तोड़ के देखते हैं, नियर बाई नदियों के किनारे जो सभ्यताएं बसी हुई थी पहले, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही एक आपको एस्पेक्ट जानना होगा कि ज़्यादातर लोग कहाँ बसते थे, जहाँ पे पानी होता था। पानी मतलब नदियों के किनारे सभ्यताएं होती थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, गंगेटिक प्लेन के आसपास बहुत सारे कल्चर्स थे, उसके बाद सिविलाइजेशंस, वहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो राइज हुई, तो उस तरह से चीज़ें डेवलप हुई। तो वहाँ पे जब हम खुदाई करते हैं तो वहाँ पे बहुत तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत तरीके का फ्लोरा फ्यूना और बहुत तरीके के मटेरियल रिमेन्स हमें मिलते हैं। स्टोन टूल्स मिलते हैं, स्टोन एज की अगर हम बात करें तो बहुत तरीके के स्टोन टूल्स मिलते हैं, और वो भी टूल्स अलग अलग एरा के, जिन्हें हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, मेजोलिथिक पीरियड कहते हैं, नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। ये क्या है पीरियड्स? पैलियोलिथिक यानी पूर्व पाषाण काल, सबसे पहले का पाषाण काल, जहाँ पे पत्थर के टूल तो बनाए जाते थे, जिनका इस्तेमाल लोग किस चीज़ के लिए करते थे? मेनली शिकार वगैरह के लिए करते थे। पहले नोमेडिक लोग थे, वो क्या करते थे? हंटर गैदरर थे, घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ तरीके के थे, शिकार करते थे, तो इस तरीके के टूल्स बनाते थे जिससे वो शिकार कर सकें। उसके बाद मेजोलिथिक पीरियड जब आया तो वो थोड़े थोड़े सेटल होने लग गए, घुमक्कड़ कम हो गए और पशुपालन करने लग गए, तो उस समय उन्होंने थोड़े से टूल्स को और बेहतर बना लिया और शार्प हो गए उनके टूल। फिर उसके बाद नियोलिथिक पीरियड आता है, यानी कि नया पाषाण काल। नियो मतलब नया और लिथिक मतलब पाषाण। तो नियोलिथिक पीरियड में टूल्स जो है और शार्प हो गए, माइक्रोलिथिक हो गए, छोटे हो गए, और उस समय लोग एग्रीकल्चर वगैरह भी करने लग गए थे, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। उनके स्टोन टूल से हम इन चीज़ों का एक तकाजा करते हैं, निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उस समय की, वो भी हमें पता चलती हैं। उस समय के मटेरियल्स का जब हम अध्ययन करते हैं, उस समय के प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस का जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है। ह्यूमन इवोल्यूशन आप पढ़ते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि चार्ल्स डार्विन की किताब से पढ़ते होंगे, तो किस तरह से स्पीसीज़ का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ, तो वो जो चीज़ें हैं उससे हम ये कहीं ना कहीं आकलन कर पाते हैं कि कैसे उस समय के एनिमल्स थे, उस समय का स्ट्रक्चर कैसा था बॉडीज़ का, चाहे ह्यूमन बॉडीज़ हों चाहे एनिमल्स की बॉडीज़ हों, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। फिर प्रोटो हिस्टोरिक फेज जो था, जिसमें ह्यूमन बींग्स को लिखना तो आता था लेकिन हमें उसे पढ़ना नहीं आता है अभी तक। हो सकता है आने वाले समय में उन जो सिंबल्स हैं जो उस समय पे लिखे गए थे उनका हम कहीं ना कहीं डिकोडेशन कर पाएँ, डिसिफर उनको कर पाएँ। तो जैसे इंडस कल्चर हुआ, उस समय उनको लिखना आता था, जैसे कि इस तरीके के सिंबल्स हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। जब हम खुदाई करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे थी? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस रिवर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सबसे बड़ी साइट्स इसकी जो थी मोहनजोदारो और हड़प्पा थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, कई नाम है इसके। तो इस सिविलाइजेशन की जो जानकारी है हमें वो किसके थ्रू मिलती है? मेनली वो मिलती है आर्कियोलॉजी के थ्रू। हम इसके बारे में पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये जो फेज है ये है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो चालकोलिथिक पीरियड था। चालको प्लस लिथिक, चालको का मतलब होता है कॉपर, कॉपर, और लिथिक मतलब स्टोन यानी कि पत्थर। तो पत्थर, तांबर पाषाण काल इसे बोला जाता है। तो तांबर पाषाण काल में सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, और भी कई कल्चर थे जिनको लिखना तक नहीं आता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो कुछ सिंबल मिले हैं, लेकिन बाकी उस दौर के जो कल्चर्स थे उनके अंदर कुछ हमें राइटिंग नहीं मिलती है। और एक सिविलाइजेशन, किसी सभ्यता बनने का जो एक बेसिकली हम कह सकते हैं एलिमेंट है, उसमें राइटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिनको लिखना नहीं आता उनको सिविलाइजेशन में काउंट भी नहीं किया जाता, तो उनको कल्चर्स में ही काउंट किया जाता है। तो उस दौर में और भी कई कल्चर थे। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको एक मैप में दिखा देता हूँ।
ये देखिए उस समय पे और कई जैसे जो धारा कल्चर हुआ, ये रहा ओक्रे पोट्री कल्चर, ओसीपी कल्चर हो गया जिसमें कॉपर होल्डर, ये सारे चालकोलिथिक पीरियड के कल्चर हैं। ये आपको 2000 बीसी के आसपास के एरा में मिलते हैं, 2000 से 3000 बीसी के बीच में। आहार कल्चर हो गया, कायस्थ कल्चर हो गया, मालवा कल्चर हो गया, जारवेक ट्रेडिशंस हो गया, नियोलिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ इंडिया हो गया, अर्ली हड़प्पन कल्चर हो गया, अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन, और फिर उसके बाद लेटर हड़प्पन पीरियड। 3 फेज में हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखते हैं कि शुरुआत में उसका राइज कैसे होता है, फिर वो किस तरह से ग्रो होता है, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन कैसे होता है। तो नियोलिथिक, कश्मीर वाला, ये इस तरीके से कई सारे कल्चर्स आपको चालकोलिथिक पीरियड में मिलते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तो लिखना आता था और लेकिन बाकियों को लिखना भी नहीं आता था। हमें डेसिफरेबल राइटिंग्स कब मिलती हैं? डेसिफरेबल मतलब जिनको हम पढ़ पाते हैं, वो मिलते हैं सबसे पहले 3rd सेंचुरी बीसी में। 3rd सेंचुरी बीसी में हमें जो सबसे पहले चीज मिलती है वो है अशोक के शिलालेख, इंस्क्रिप्शन। बहुत सारे शिलालेख, पिलर लेख, और जिनको पिलर इडिक्ट्स कहा जाता है, रॉक इडिक्ट्स कहा जाता है, ये यहाँ पे मिलते हैं। और अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था, आप जानते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरानियन बॉर्डर तक आपको देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत के अगर चेरा चोला पांड्या को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर सम्राट अशोक का रूल था। उसे यूनिवर्सल रूलर कहा जाता था, बेसिकली चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, बहुत बड़ा सम्राट था वो। तो उसके समय बहुत सारे यहाँ पे आपको इडिक्ट्स मिलते हैं, बहुत तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो शिलाओं पे लिखे गए, पत्थरों पे लिखे गए, पिलर्स पे लिखे गए, मंदिरों पे लिखे गए। इस तरीके से बहुत तरह के शिलालेख मिलते हैं जिनको डेसिफाइड कर किया जा चुका है 19th सेंचुरी में। ब्रिटिशर्स के दौर में ये इनका जो है डिकोडेशन हुआ, डेसिफाइडेशन हुआ। उसके बाद वैदिक पीरियड्स में आते आते और पोस्ट वैदिक पीरियड में लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं। अब वैदिक पीरियड कहाँ पे शुरू होता है? 1500 बीसी में शुरू हो जाता है वैसे वैदिक पीरियड। पहले ऋग्वैदिक पीरियड आया 1500 से लेके 1000 बीसी के बीच में तकरीबन ऋग्वैदिक पीरियड था, यानी ऋग्वेद उस समय लिखा गया था। लिखा गया नहीं मतलब बेसिकली कंपाइल तो उसे रिटर्न में तो बाद में किया गया, लेकिन श्रुति के तौर पे वो आ गया। जो बाद में लिखा गया उसे कंपाइल बाद में किया गया, लेकिन वो ऋग्वैदिक पीरियड था। उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आया, और पोस्ट वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि 600 बीसी के बाद वैदिक पीरियड कहाँ से है? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में। अब इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। 1500 बीसी से लेके 1000 के बीच का जो पीरियड है वो तो अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक पीरियड भी से कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऋग्वेद लिखा गया था। फिर 1000 बीसी से तकरीबन 600 बीसी के बीच में दूसरा फेज आया, लेटर वैदिक पीरियड। इसमें बाकी 3 वेद जो हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये लिखे गए। तो यहाँ पे इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद और भी बहुत सारा जो है वैदिक लिटरेचर आया, वैदिक रिलीजन वाला लिटरेचर आया, जिसमें आप ये मान लीजिए उपनिषद आ गए, उसके अलावा पुराण आ गए, 18 मेजर पुराण, उसके बाद 18 माइनर पुराण, और इस तरीके से ब्राह्मणास ये लिखे गए, आरण्यस, ये सब चीज़ें लिखी गई। उन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन सोर्सेज को भी चेक करने के लिए आर्कियोलॉजी का सहारा लिया जाता है, क्योंकि उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं, और उसमें कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो कि इवोल्यूशन के आपको विपरीत नजर आएंगी, कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आएंगी। इसलिए उनका भी पूरी तरह से इतिहास लेखन में यूं का त्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनमें उन्हीं चीज़ों को इतिहास में काउंट किया जाता है जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ में हो, सपोर्ट में हो। तो इस तरीके की चीज़ों का अध्ययन उस समय किया जाता है, ठीक है। तो उस दौर में भी आपके लिए आर्कियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब एंशियंट पीरियड में जो हमारे पूर्वज थे, एंशियंट इंडियंस थे, उन्होंने बहुत तरीके के मटेरियल रिमेन्स को अपने पीछे छोड़ा। ऑब्वियसली जब कोई सिविलाइजेशन एक जगह रहती है तो उसके अवशेष कुछ ना कुछ तो बचते ही हैं। तो चाहे उत्तर भारत की बात करें, चाहे दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पे बहुत तरीके के अवशेष आपको मिलते हैं। स्टोन टेम्पल्स मिलते हैं, वहाँ पे कई सारे मेगालिथ्स मिलते हैं साउथ इंडिया में, उत्तर भारत में अलग अलग तरीके के दूसरे जो है अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम खुदाई करते हैं किसी माउंट की, माउंट बेसिकली एक एलिवेटेड पोर्शन होता है। एलिवेटेड पोर्शन मतलब एक टीले की तरह ऐसा पोर्शन होता है। अब इस टीले की खुदाई करेंगे तो यहाँ पे आपको खुदाई करने के भी तरीके पता होने चाहिए। खुदाई क्या करें, या तो इसको यूं खुदाई करें या फिर इसकी लेयर वाइज खुदाई करें। तो लेयर वाइज खुदाई जो होती है उसे हॉरिजॉन्टल डिगिंग कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिगिंग, ठीक है, इस तरह से, ठीक है।
इससे क्या है कि ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन अगर आप वर्टिकल लेंथ वाइज डिगिंग करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, कि पहले एक लेयर को खुदा, फिर दूसरी लेयर को खुदा, ऊपर वाली लेयर से हमें कुछ पता चला, फिर बीच वाली लेयर से कुछ पता चला, फिर तीसरी लेयर से कुछ पता चला, इस तरह से जब लेयर वाइज खुदाई करते हैं तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि इस टीले के अंदर एक सभ्यता थी कि बहुत सारी सभ्यताएं थी, एक कल्चर था कि बहुत सारे कल्चर थे। कैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे कोई आदमी रह रहा है, कोई सिविलाइजेशन रह रहा है, और इस सिविलाइजेशन का अंत हो गया, तो इसके ऊपर मिट्टी आ गई और इसका अंत हो गया। अब उसके ऊपर फिर दूसरे लोग आके रहने लग गए, दूसरा कल्चर आ गया, फिर उसके ऊपर भी उसका भी अंत हो गया, फिर इसके ऊपर तीसरा कल्चर आके रहने लग गया। इस तरह से चीज़ें होगी तो ये बहुत बड़ा माउंट बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रैंडमली ऐसे खोदनी शुरू कर दें, हॉरिजॉन्टली खोदना शुरू कर दें, तो हमें सारे कल्चर आपस में मिक्स हो जाएंगे, और ये जो है प्रोसेस महंगा भी होगा क्योंकि हमें बहुत सारी खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन वर्टिकल जब खुदाई करेंगे तो हमें ऊपर वाले में कुछ जो चीज़ें मिलेगी उसके हिसाब से हम ये स्टडी कर पाएंगे कि इस दौर में यहाँ पे इस तरीके का सिविलाइजेशन था, और उसका समय काल भी निकाल लेंगे। फिर दूसरा जो लेयर है उसकी स्टडी कर लेंगे, उसका समय काल निकाल लेंगे, और उससे हमें जो जानकारी मिलेगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंगल कल्चर भी मिल सकता है, मल्टीपल कल्चर्स भी मिल सकते हैं, मेजर कल्चर्स भी मिल सकते हैं। बेसिकली हमें खुदाई के प्रोसेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरीके की डिगिंग होती है आर्कियोलॉजी में। पुरातत्व जो विभाग खुदाई करता है तो इन दो प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, कि वर्टिकली जिसमें हमें पीरियड वाइज सीक्वेंस पता चल जाता है कल्चर्स का, और ये एक इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बेहतर प्रोसेस है, और एक हॉरिजॉन्टल डिगिंग है जिसमें पूरे माउंट की खुदाई होती है, पूरा का पूरा जो माउंट है उसकी खुदाई कर लेते हैं। तो ये आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए कि मान लीजिए एक टीला है, ये उस टीले की अलग अलग लेयर्स हैं। ऊपर वाले लेयर को जब हम खुदाई करेंगे तो कुछ इस तरीके के टूल्स हो सकता है मिल जाएं अर्थ के पास, अर्थ की ऊपर वाली सरफेस के पास, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो किस दौर की थी, क्या एज थी उसकी, और किस तरीके का उनका जीवन था। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, उसकी खुदाई करेंगे तो उससे भी पुराना कल्चर हमें मिलेगा, और उससे हमें पता चलेगा कि ये कौन से पीरियड का था और उनका लाइफस्टाइल कैसा था। उसके बाद और नीचे खुदाई करते जाएंगे तो और भी कल्चर मिल सकता है। तो जहां तक हम खुदाई करेंगे हमें पता चल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले के लोग गड्ढा खोद के रहते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब टीले बन जाते हैं, माउंट्स बन जाते हैं प्राकृतिक अलग अलग घटनाओं की वजह से, तो उससे हमें पता चलता है कि ये किस तरीके के यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो है एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। तो कहीं पे मड ब्रिक्स मिल सकती हैं, कहीं पे कुछ मिल सकता है, कहीं पे कुछ मिल सकता है। अलग अलग तरीके के फॉसिल्स यहाँ पे मिलेंगे जिनसे हम उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इससे हमें एक कंप्लीट आइडिया पता चलता है कि वहाँ पे जो कौन कौन से कल्चर थे, एक कल्चर था या मल्टीपल कल्चर थे। हो सकता है किसी टीले की खुदाई करें एक ही कल्चर हमें मिले वहाँ पे, उसके नीचे कुछ ना मिले। हो सकता है कि किसी एक टीले की खुदाई करें वर्टिकली तो एक कल्चर मिल जाए, फिर दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई करते हैं तो 7 लेयर मिलती हैं, वहाँ पे 7 लेयर की बात होती है। तो इतनी सारी लेयर्स बन जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब खुदाई होती है, डिगिंग होती है, तो वर्टिकली ही ज़्यादा की जाती है ताकि उसका एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें मिल सके। हॉरिजॉन्टल डिगिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है और इससे हमें जानकारी भी कम मिलती है। उसके बाद आती है बात कि क्लाइमेट का क्या फ़र्क पड़ता है माउंट्स के ऊपर। देखिए, जहाँ जहाँ पे आप जाके देखेंगे और खुदाई करेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, तो जहाँ ड्राई एरिड इन्वायरमेंट होगा, क्लाइमेट होगा, जहाँ पे सूखा रहता है, वहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान हो गया, यहाँ पे जो खुदाई के माध्यम से मटेरियल्स मिलते हैं वो बेटर प्रिजर्व्ड मिलते हैं। वहाँ के अंदर आपको मटेरियल्स मिलेंगे, उनको आप इजीली डिस्कस कर पाएंगे, इजीली उनको पढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे गंगेटिक प्लेन्स और डेल्टाज वाले क्षेत्र में जहाँ पे पानी है ज़्यादा, वहाँ पे आपको आयरन टूल्स हैं, उनके ऊपर तो जंग लग चुका हुआ मिलेगा। मड ब्रिक्स हैं वो ख़त्म हो चुकी होंगी, मड ब्रिक्स जिनको पकाया नहीं गया है। ब्रिक्स भी आप जानते हैं कि पहले मड ब्रिक्स का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन कुछ ऐसी ब्रिक्स का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता जैसे जगहों पे, जिनको पकाया गया था आग से बर्न करके। तो वो तो यहाँ पे भी आपको सही सुरक्षित मिल जाएंगी, लेकिन बाकी जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मेटल्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे कोरोजन की वजह से गल चुके होंगे, जंग वगैरह लग जाता है जिन धातुओं पे, वो खराब हो चुके होते हैं। तो ये भी एक चुनौती रहती है कि जहाँ ह्यूमिड मॉइस्ट क्लाइमेट है, जहाँ पे नमी है इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, वहाँ पे
चीज़ों का अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, उसके बाद जब एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में तकरीबन 6000 बीसी के आसपास विलेज लाइफ इस्टेब्लिश हो गई थी। यहाँ पे आप साउदर्न बलूचिस्तान, ये मैप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेहरगढ़ और ये जो सभ्यताएं मिली थी, सबसे प्राचीनतम भारत के गांव मिले हैं। अगर भारत को हम बात करें, अखंड भारत की, इंडिया पाकिस्तान जो प्राचीन भारत है उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती के भी अवशेष मिले और कुछ इस तरीके के विलेज लाइफ के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिले हैं। तो ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट थी यहाँ पे, जो यहाँ पे ग्रो हो रही थी। उस समय और भी कई सारे कल्चर्स थे, लेकिन ये सबसे पहले आपको पता चलती है कि 6000 बीसी के आसपास जो है यहाँ पे। वैसे हड़प्पन पीरियड को अगर हम डिस्कस करते हैं तो 3300 से लेकर 1300 के बीच में तकरीबन डिस्कस करते हैं। तो अर्ली पीरियड है वो 3300 से 2800 के बीच में आ जाता है। फिर 2500 से लेके 1500 के बीच में इसका मेच्योर फेज, 2500 से 1700 भी मान लिया जाता है। फिर 1700 से आप 1300 के बीच के माने तो वो पीरियड था जो डिक्लाइन फेज था या लेटर पीरियड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो उसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही पढ़ेंगे बेसिकली। तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पे विलेज लाइफ मिलती है। उसके अलावा 2 मिलेनियम बीसी के आसपास के समय पे यहाँ पे गंगेटिक प्लेन में भी कुछ कल्चर्स मिलते हैं। तो 2 मिलेनियम यानी 2000 बीसी के आसपास के समय में, तो गंगेटिक प्लेन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ चालकोलिथिक कल्चर्स दिखेंगे, जैसे ओचरे कल्चर और ये कॉपर हेरोल्ड ट्रेडिशंस, ये आपको मिलते हैं। तो ये उस दौर में थे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके की पोट्री मिलती है, जिससे हम अलग अलग कल्चर्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके के इनकी लाइफस्टाइल थी, किस तरीके की पोट्री इस्तेमाल करते थे, कितना डेवलप हो चुके थे लोग, किस तरीके के इनके घर थे, किस तरीके की ज्वेलरी, सिरेमिक्स, इन तरीके के टूल्स का इस्तेमाल ये लोग करते थे। इनका टूल्स कितने जो है वो शार्प हो चुके थे, कितने बोल सकते हैं बेहतर हो चुके थे। ठीक है, तो चालकोलिथिक पीरियड में जो टूल्स हैं उसमें तांबे का इस्तेमाल भी किया गया था, इसलिए चालकोलिथिक कहा जाता है उसे, क्योंकि वो ताम्र पाषाण युग है। ताम्र पाषाण का मतलब है कि तांबे, ब्रोंज, इनके तो टूल इस्तेमाल करे ही जा रहे हैं, पहले वाले पत्थरों के टूल भी साथ साथ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साउथ इंडिया में कुछ जो ब्यूरियल ग्रेव्स मिली हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ पे उनके साथ कुछ टूल्स, कुछ वेपन्स, कुछ पोट्री और उनकी जो बिलोंगिंग्स थी उनको साथ में उनके साथ जो है दफनाया जाता था। इनको मेगालिथ्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर्स, मेगालिथ कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते थे जिसमें लोगों को दफनाने के लिए लिथिक्स यानी बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करके उनके नीचे उनको दफनाया जाता था। तो ये उनका एक तरीका था लोगों को दफनाने का। तो ये दक्षिण भारत के बहुत सारे हिस्सों में आपको मिलेंगे, दक्षिण भारत के सारे लगभग हिस्सों में आपको ऐसे मेगालिथ्स मिलेंगे, जिनसे हम उनकी स्टडी कर पाते हैं कि उनके पास किस तरीके के वेपन थे, किस तरीके की पोट्री थी, क्या बिलोंगिंग्स का इस्तेमाल करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो इनको मेगालिथ कहा जाता है। तो डेक्कन एरिया के आयरन एज के आसपास के पीरियड में हम इनकी स्टडी कर पाते हैं। अब इन मटेरियल रिमेन्स का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं कि भाई कौन से समय में ये लोग रहे होंगे, कौन से समय का ये मटेरियल रिमेन है जो हमें खुदाई से मिला है। तो इसके लिए प्रोसेस होते हैं। इनमें एक पॉपुलर प्रोसेस है जिसका नाम है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। इसको मैंने वैसे डिटेल में आपको पढ़ाया है। ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या अगर टाइप करेंगे कार्बन डेटिंग विद सक्सेस प्लस एकेडमी के नाम के साथ तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। बाकी थ्योरेटिकली आप जब PDF डाउनलोड करेंगे सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन से तो आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो भी जीव जिंदा होता है या जीव क्या प्लांट वगैरह सब जीवित होते हैं तो उनमें कार्बन होता है, कार्बन एलिमेंट के तौर पे होता है। और कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12। वैसे बेसिकली स्टेबल कंडीशन में कार्बन 12 की कंडीशन में होता है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन एक उसके अंदर उसका एक आइसोटोप भी होता है कार्बन 14, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीके होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक चीज होती है कि वो कंटिन्यूसली डीके होता है। तो डीके होता है लेकिन वो प्रोसेस में होता है। मान लीजिए एक जीव है, ये जानवर है और ये पेड़ है, इन दोनों के अंदर कंटिन्यूसली कार्बन 14 आता जाएगा। ये अब्जॉर्व करते जाएंगे अपनी बॉडी में, जिसमें कार्बन 12 को भी अब्जॉर्व करते हैं और कार्बन 14 को भी अब्जॉर्व करते हैं। लेकिन ज्यों ही ये जीव मर जाएगा या ये प्लांट मर जाएगा तो उसके बाद ये कार्बन 14 को अब्जॉर्व करना बंद कर देगा।
ठीक है। उसके बाद जो कार्बन 14 उसके अंदर था वो कंटिन्यूअसली कार्बन 12 के अंदर ट्रांसफॉर्म होता जाएगा, डीके होता जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे कि कितना कार्बन जिंदा रहते समय उसके अंदर था और उसके मरने के बाद वो कार्बन 14 किस किस मात्रा में कन्वर्ट हो चुका है कार्बन 12 में, इससे हम उसकी आयु निकाल सकते हैं। आयु निकालने का तरीका क्या होता है कि जब कार्बन 14 है वो एक कंटिन्यूअसली एक एज के थ्रू यूनिफॉर्म रेट से वो है कि कार्बन 14 में बदलता रहता है, तो उससे हम उसकी एज निकालते हैं। कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मतलब कि जैसे कि 10 ग्राम था मान लीजिए कार्बन 14, तो वो डीके होगा और 5 ग्राम जब डीके हो जाएगा और 5 ग्राम बचेगा तो इसमें कितना साल लगेंगे, 5568 साल लगेंगे। 5568 साल लग जाएंगे कार्बन 14 को जितनी मात्रा में था उसका आधा होने में। तो ये चीज कैसे निकालते हैं कि कार्बन 14 जो है वो कार्बन 12 में डिके हो जाएगा, बदल जाएगा, और कार्बन 14 जब कार्बन 12 में बदल जाएगा तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना कार्बन 14 जो है वो डिके हो चुका है, और उसकी मात्रा निकाल के हम ये पता कर सकते हैं कि आधा कार्बन इतने सालों में डिके होता है तो कितनी मात्रा में बचा है और कितना डिके हो चुका है, उससे उसकी उम्र निकाली जा सकती है। लेकिन इस प्रोसेस के माध्यम से, कार्बन डेटिंग प्रिंसिपल के माध्यम से 70,000 सालों तक का ही, ये लास्ट है, 60,000 लगभग सालों तक, 60-70,000 सालों का ही मेटेरियल रिमेन का जो है टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, उसकी आयु निकाली जा सकती है। तो बेसिकली अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि हर एक जीव जो है कंटिन्यूअसली अपने जिंदा रहते हुए कार्बन को अब्जॉर्ब करता है। अब वो कार्बन को अब्जॉर्ब करता है तो कार्बन 12 को भी करता है, कार्बन 14 को भी करता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो एक स्टेबल सब्सटेंस नहीं है, वो कंटिन्यूअसली डीके होता जाता है। रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस होता है वो स्टेबल नहीं होता और वो कंटिन्यूअसली डीके होता है, तो कार्बन 14 भी होता है, और डीके होने के बाद वो किस में बदल जाता है, कार्बन 12 में बदल जाता है। जीवित रहते रहते तो कार्बन 14 जो है हर एक जीव एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो ही वो मर जाएगा उसके बाद कार्बन 14 तो वो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, और वो कार्बन 14 जो उसके शरीर में था वो डीके होगा, कार्बन 12 में बदलेगा, और कार्बन 14 की जो रेट है, यूनिफॉर्म रेट है डीके होने की, वो कितनी है कि आधा कार्बन जितना भी था शरीर में, चाहे 10 ग्राम हो चाहे 100 ग्राम हो, मैं आपको एक उसमें बता रहा हूं, इतना ग्राम होता नहीं है वैसे, लेकिन जितना भी था वो आधा होने के लिए 5568 साल लग जाएंगे। तो मान लो आधा होने के लिए 5568 साल लग गए, फिर 1/4 होने के लिए 11,000 कितने साल लग जाएंगे, उसका डबल कर लीजिए, 11,500 साल के आसपास का समय लग जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक मृत जीव के जो अवशेष मिलते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो जीव हो, तो उसकी अंदर कार्बन 14 कितनी मात्रा में बचा है और कितना डीके हो सकता है, उसके हिसाब से उसकी आयु निकाली जाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे पोटेशियम आर्गन डेटिंग, जिसमें पोटेशियम जो है वो भी डिके होता है आर्गन में, और आर्गन में जब डिके होता है तो सभी जीवों के अंदर और सब चीज़ों में तो नहीं मिलता, लेकिन जिनमें भी मिलता है पोटेशियम, उस पोटेशियम को आयु को निकाल के कि उसकी भी एक डेटिंग होती है कि कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से वो डिके होता है, इससे हम 1 से 5 मिलियन ईयर तक का मटेरियल रिमेन्स का जो है आयु वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं कि यूरेनियम थोरियम में बदलता है, थोरियम फिर लास्ट में लेड में बदलता है, पीबी में बदलता है, तो यू और फाइनली पीबी में बदल जाता है यूरेनियम। तो यूरेनियम जो कि एक आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिससे तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है। तो ये जब कंटिन्यूसली डिके होता है तो इससे भी एक एस्टिमेट निकाला जाता है किसका, मटेरियल रिमेन्स का। अब बात आती है कि क्लाइमेट और वेजिटेशंस की। क्लाइमेट और वेजिटेशंस जो हैं इनकी हिस्ट्री को निकालने के लिए प्लांट्स को और वेजिटेशंस को, फ्लोरा फ्यूना को एग्जामिन किया जाता है, और उससे हम ये पता कर पाते हैं कि भारत में तकरीबन 7 से 6,000 BC के बीच में कश्मीर, राजस्थान, इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर होता था। सबसे पहले वैसे जो एग्रीकल्चर की बात आती है भारत में, वो सबसे पहले यहाँ पे मेहरगढ़ में मिले उसके अवशेष। सबसे प्राचीनतम जो साइट है जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया, उसका अभी तक अवशेष हमें मेहरगढ़ में मिला है, जो कि आज के समय पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में कश्मीर और राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको पता चलता है कि 6 से 7,000 BC के बीच में यहाँ पे
एग्रीकल्चर होता था। तो एग्रीकल्चरल साइट्स जो हैं वो आपको ग्रीन में दिखाई गई हैं। ग्रीन कलर का जो आपको ट्राइंगुलर शेप का दिख रहा है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल साइट्स आपको देखने को मिली हैं। वो साइट्स जहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन था वो सारी यहाँ पे येलो कलर के डॉट से मार्क की गई हैं। तो ये सब तरीके की साइट्स आपको नज़र आती हैं। जहाँ पे पोस्ट इंडस कल्चर की साइट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको ये स्क्वायर शेप का जो मिलता है, ये यहाँ पे पोस्ट हड़प्पन साइट्स भी मिलती हैं। तो ये हमें पता चलता है, इस मैप में भी आप देख सकते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स और बोन्स का भी अध्ययन जब हम करते हैं, जो भी उनके पास टूल्स थे, जो भी आर्टिफैक्ट्स का वो इस्तेमाल करते थे, उनको साइंटिफिकली एनालिसिस किया जाता है। देखा जाता है कि वो कैसे डेवलप हुए, किस तरीके के मेटल्स को कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू वो उन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, बनाते थे उन टूल्स का, और कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका बना के और किस तरह से उनका काम में लेते थे। ये हमें पता चलता है मेटलर्जी और मेटलर्जी टेक्निक्स के माध्यम से, साइंटिफिक स्टडीज़ के माध्यम से पता चलता है उन मेटल एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की जो बोन्स हैं, एनिमल्स की स्पेशली बोन्स का जब हम पढ़ते हैं और उनको स्टडी करते हैं तो उनसे पता चलता है कि उन एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया गया या नहीं किया गया। डोमेस्टिकेटेड करने का मतलब एनिमल्स को पाला गया था कि नहीं पाला गया था। तो उस समय उससे पता चलता है कि वो जीवों को किस तरह से रखते थे, किस तरीके से उनके गले में मान लीजिए कुछ रखा हुआ, उनको बांधा गया होगा, उनको साथ में रखा गया होगा। तो उससे ये पता चलता है कि वो एनिमल्स को पालते थे। और डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, ये कब हुआ था, वैसे मेजोलिथिक पीरियड में शुरू हो गया था, फिर नियोलिथिक पीरियड में और ज़्यादा डोमेस्टिकेशन होने लग गया एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल्स का, क्योंकि एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल होता है एग्रीकल्चर में। उसके बाद सॉइल और रॉक्स की भी स्टडी की जाती है। अब मेटेरियल रिमेंस में सॉइल्स वगैरह इनकी भी स्टडी की जाती है, चाहे सॉइल हो, रॉक हो। इनसे हमें पता चल जाता है कि उस समय की क्लाइमेट कंडीशन, उस समय की किस तरीके की स्थिति थी, एग्रीकल्चर होता था तो कौन सी चीज़ों का होता था और कौन सी चीज़ें उसको सपोर्ट करती थी। तो 3000 BC के आसपास से उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो जियोलॉजिकल स्टडीज़ उसकी करते हैं। प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जानते हैं कि उनमें चेंज भी हुआ है, स्लो पेस से हुआ हो भले ही। जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज में आप इवोल्यूशन देखते हैं, वैसे एनिमल स्पीसीज में भी इवोल्यूशन देखते हैं, उस प्लांट्स में भी इवोल्यूशन हुआ है। तो क्लाइमेट कंडीशंस और नेचर के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें बदली हैं। तो उससे हमें उनकी बायोलॉजिकल स्टडी करने के माध्यम से हमें पता चलता है कि जियोलॉजिकल स्टडीज़ और बायोलॉजिकल स्टडीज़ के माध्यम से हम फ्लोरा, फ्यूना, एनिमल्स, रॉक, सॉइल्स, इन सभी की स्टडी करते हैं और समय काल की गणना करते हैं, जानते हैं। तो ह्यूमन हिस्ट्री को इन चीज़ों से अलग नहीं किया जा सकता कि भाई इनका इंटरेक्शन सॉइल, प्लांट, एनिमल्स सब के साथ था। उस सॉइल में ही वो अपने घर बनाते थे, वहीं पे वो खेती भी करते थे, वहीं पे उनका जीवन था। तो सॉइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, प्लांट्स का भी रोल हो जाता है, एनिमल्स का भी रोल हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी के लिए हमें जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हम तकरीबन 98% तक जो टोटल हिस्ट्री है, ह्यूमन हिस्ट्री का जो 2 मिलियन ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसका एक बेसिक एक ढांचा हम खड़ा कर पाते हैं। इवन हम ओरिजिन ऑफ अर्थ तक 98% तक चीज़ें स्टडी कर पाते हैं। और अर्थ की स्टडी जो है और अर्थ की जो हिस्ट्री है वो 4.5 बिलियन ईयर से हम करते हैं। तकरीबन 4.5 अरब सालों से धरती का इतिहास हम पढ़ते हैं। उसमें तमाम तरीके की जो एजेस आई, आइस एजेस आई, डायनासोर्स एज आई, और तमाम जो अलग अलग एजेस आई, उनको हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री को हम 2 मिलियन ईयर से ही पढ़ते हैं। सोचिए, इस धरती का इतिहास 4.5 अरब साल का है, उसमें इंसान का इतिहास तकरीबन 2 मिलियन साल का है। 2 मिलियन यानी 20 साल का, 20 लाख साल का है। उसके बाद हम अगर हिस्ट्री की बात करें, ट्रू हिस्ट्री की बात करें और सिविलाइजेशंस की बात करें, तो वो तो 3000 BC से शुरू होता है, तकरीबन 5000 साल का। 5000 सालों से हम इतिहास को सही तरीके से देखते हैं कि हाँ, ये लोग थोड़े से सिविलाइज थे। उसके बाद उनके पास भी लिखित में सही चीज़ें नहीं थी। उसके बाद भी धीरे धीरे करके अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो ये 1500 BC के आसपास का समय फिर आ जाता है। तो ये जो समय काल है वो तो आप अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन बहुत पुराना इतिहास है धरती का। तो उसमें 98% इतिहास को हम पढ़ने के लिए इन तमाम चीज़ों का सहारा लेते हैं। इसमें जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो गया आपका आर्कियोलॉजी। अब हम बात करते हैं कॉइन्स की। भारत में बहुत तरीके के सिक्के मिले हैं और सिक्कों की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। कॉइन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक।
भारत में ज़्यादातर सिक्के आपको सतहों पे भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सिक्कों को खुदाई के माध्यम से भी ढूंढा गया। खुदाई के माध्यम से क्यों ढूंढा गया? क्योंकि उस समय बैंक तो हुआ नहीं करते थे। बैंक नहीं हुआ करते थे, तो कई लोग अपनी पूंजी को छिपाने के लिए किसी तरीके की डिगिंग में, किसी तरीके के ब्लॉक में बना के खोद के उसको गाड़ देते थे ताकि वो सुरक्षित रह सके। एक ये रीज़न है जिसकी वजह से खुदाई में मिलते हैं। दूसरा ये है कि सतहें भी बन जाती हैं। आप जानते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम माउंट्स बन जाते हैं, तो उन माउंट्स की वजह से भी कुछ सिक्के जो हैं खुदाई में मिले हैं। और ज़्यादातर सिक्के जो हैं, अगर एंशियंट पीरियड की बात करें तो उसमें कोई पेपर के तो मिलेंगे नहीं आपको, पेपर करेंसी तो मिलेगी नहीं, मेटल कॉइन्स मिलेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, इस तरीके के सिक्के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन सिक्कों की स्टडी करते हैं तो हमें उनसे अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। कुछ बर्न्ड क्ले के कॉइन्स भी मिले हैं जो कि आपको पता चलते हैं कि कुषाण पीरियड तक बर्न्ड कॉइल के क्ले के भी सिक्के चलते थे, लेकिन बाद में ये डिसकंटिन्यू हो गए और बहुत सारे क्ले के सिक्के तो ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय भी हो गए होंगे, तो वो हमें इतने मिलते नहीं हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड तक ये कंप्लीटली डिस्पेयर हो चुके थे, इनका चलन बंद हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग क्या है कि गड्ढा खोद के किसी तरीके का पिलर बना के उसके अंदर जो है अपने सिक्कों को कलेक्ट करके रखते थे। सिर्फ इन जगहों पे भारत में जो सिक्कों की खुदाई के माध्यम से मिले हैं उसमें सिर्फ भारतीय कॉइन ही नहीं मिले हैं, बल्कि बाहर के कॉइन भी मिले हैं। जैसे रोमन साम्राज्य के कुछ कॉइन्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भारतीयों के संबंध रोमन्स के साथ थे, व्यापार था उनके साथ, वहाँ तक ट्रेवल करते थे। तो ये भी चीज़ें हमें सिक्कों के माध्यम से पता चलती है। सिक्कों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, उसके बाद इंस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सिक्कों की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर अलग अलग तरीके के सिंबल्स मिलते हैं। किसी के ऊपर किसी राजा की तस्वीर मिल जाती है, किसी देवताओं की तस्वीर मिल जाती है, किसी के ऊपर नाम, किसी के ऊपर डेट। इस तरीके की चीज़ें जब हमें पता चल जाती हैं तो हमारे सामने इतिहास की एक तस्वीर निकल के आती है कि ये उस समय का सिक्का है, फलाने राजा ने इसको चलाया और ये कौन कौन से क्षेत्र तक मिला है, तो उस राजा का प्रभाव कौन से क्षेत्र तक था, उसकी स्थिति कैसी रही होगी, सिक्कों के अंदर मेटल की मात्रा कितनी है, कितनी प्योरिटी है, कितना भारी सिक्का है, उसकी वैल्यू क्या है। इस चीज़ से हम सिक्कों के अध्ययन के माध्यम से इतिहास लेखन को करते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग डायनेस्टीज़ के दौर के अलग अलग तरीके के सिक्के अलग अलग रीजन में मिलते हैं। तो अलग अलग डायनेस्टीज़ में, चाहे इंडो ग्रीक्स की बात कर लें, गुप्ताज की बात कर लें, कुषाण्स की बात कर लें, तो अलग अलग जगहों पे इनके सिक्के मिलते हैं। इनकी सभी की अभी मैं बात भी आपके सामने करूँगा कौन कौन से सिक्के भारत में मिलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री को भी यहाँ पे आप देख पाते हैं कि भाई उस समय इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। जिस दौर के सिक्के जितने प्योर होंगे, जितनी ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, जितने उनका चलन होगा, अलग अलग तरीके के सिक्के होंगे, तो उससे पता चलेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो मोड ऑफ पेमेंट का पता चल जाता है। देखिए, उससे पहले जब सिक्के नहीं थे, किसी भी तरीके की करेंसी चलन में नहीं थी, तो ऑब्वियसली लोग बार्टर करते थे आपस में। 2 किलो गेहूं ले लो, 4 किलो चावल मिल जाएंगे उसके बदले, इस तरह से चीज़ें होती थी उस समय। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मोड ऑफ पेमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें पता चलती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि सिक्के जो है वो कौन चलाता है, अथॉरिटी चलाती है, राजा चलाता है जब मोनार्की होती है। लेकिन कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं जो कि अलग अलग मर्चेंट्स ने चलाए, गोल्ड स्मिथ्स ने चलाए। किसकी परमिशन से? ऑब्वियसली राजा की परमिशन के बिना तो यहाँ पे करेंसी नहीं चल सकती, तो राजा की परमिशन की वजह से यहाँ पे मर्चेंट्स वगैरह ने अपने सिक्के भी चलाए, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय क्राफ्ट और कॉमर्स का कितना महत्व था, वो कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी थी, क्राफ्टमैनशिप और ट्रेडिंग। ठीक, ये हमें पता चलता है लार्ज स्केल में जो सिक्के हमें मिलते हैं। भारत में जो सबसे प्राचीनतम सिक्के मिले हैं, ओल्डेस्ट अर्लीस्ट कॉइन्स मिले हैं, वो मिले हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड यानी कि एक टेक्निक है जिसमें पंच करके सिक्के बनाए जाते हैं। जैसे एक ये धातु है, इसके ऊपर ये पंच कर दिया, ये पंच कर दिया, अलग अलग किस तरीके के, किसी के ऊपर घोड़े का पंच कर दिया, किसी के ऊपर बैल का, बुल का पंच कर दिया, तो इनको पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता है। ये पंच मार्क कॉइन्स जो हैं ये 7वीं से 6वीं शताब्दी BC में सबसे पहले बनाए गए होंगे, मिंट किए गए होंगे, ऐसा माना जाता है। महाजनपद पीरियड जो था उस समय से सिक्के हमें मिलते हैं। महाजनपद पीरियड से लेके फिर ये 1st सेंचुरी AD तक सिक्के मिलते हैं। तो महाजनपद पीरियड में बहुत सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे भारत में, तो उन्होंने ये सिक्के चलाए होंगे। उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन्स के अंदर ये 1st सेंचुरी AD तक सिक्के मिलते हैं। ठीक है, इनके ऊपर, हर सिक्के के ऊपर अलग अलग तरीके के सिंबल हुआ करते थे। अब किसी पे घोड़े का, किसी पे बैल का, इनके ऊपर किसी तरीके का कोई इंस्क्रिप्शन या किसी तरीके का कोई लेजेंड नहीं हुआ करता था, कोई कहानी को बयान नहीं करते थे सिक्के।
बेसिकली। और इन सिक्कों को अगर हम ढूंढते हैं तो ये आपको मगध से तक्षशिला तक नजर आएंगे, अफगानिस्तान से लेके भारत के मगध यानी बिहार तक नजर आएंगे, इवन दक्षिण भारत में मैसूर और फर्दर साउथ तक आपको इस तरीके के सिक्के नजर आएंगे। इसका मतलब पूरे भारत में इन सिक्कों का फैलाव था और पूरे भारत में इन सिक्कों का चलन था, ट्रेड था, आपस में लोग इन सिक्कों को चलाते थे। ठीक है, तो ये सिक्के आपको मेनली कॉपर सिल्वर के मिलेंगे, बहुत रेयरली आपको यहाँ पे गोल्ड के सिक्के मिलेंगे। तो सिल्वर और कॉपर के सिक्के जो हैं उस पीरियड में चलते थे जिनको पंचमार्क से कॉइन्स कहा जाता है, और ये भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। उसके बाद आती है इंडो ग्रीक कॉइन्स की बात, मौर्यन पीरियड के आसपास और उसके बाद के जो सिक्के हैं। इस समय जो है सिक्के कौन कौन से चलते थे? इस समय चलते थे सिल्वर और कॉपर के कुछ सिक्के और गोल्ड के कुछ रेयरिटी में सिक्के यहाँ पे मिले हैं। इनके ऊपर राजा का पोर्ट्रेट बना होता था, राजा की तस्वीर बनी होती थी। बेसिकली इस तरह से राजा की तस्वीर बनी होती थी, एक तरफ राजा की तस्वीर होती थी, जो सामने का फ्रंट पेज है उस पे सिक्का जो है वहाँ पे राजा की तस्वीर, और उसका जो रिवर्सल साइड है वहाँ पे कुछ देवताओं की, कोई भी किसी भी तरीके की किसी डाइटी की तस्वीर बनी होती थी। तो इस तरीके से चीज़ें चलती थी, एक तरफ राजा की तस्वीर और दूसरी तरफ डाइटी की तस्वीर। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आपको नजर आएंगे, क्योंकि इंडो ग्रीक्स का रूल कहाँ पे था? यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊपर उन्होंने रूल किया था, और इसी क्षेत्र में ये सिक्के चलते थे। हालांकि आपको उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों में ये सिक्के मिल जाएंगे, क्योंकि इनका ट्रेड भी हुआ करता था आपस में, तो इसलिए ये सिक्के आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर ज़्यादा मिलेंगे। फिर इन सिक्कों का प्रभाव आप सका पर्थियन पीरियड में भी आपको ये सिक्के मिलेंगे, कि ये सिक्के जो हैं मिलते उस समय मिलते हैं, लेकिन उस समय की बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है किसी दूसरे सोर्स के माध्यम से। तो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स हमें उस दौर के मिलते हैं। फिर कुषाण पीरियड में भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के मिले गोल्ड कॉइन्स। सबसे पहले यहीं पे पता चलता है कि सोने के सिक्के ज़्यादा चलाए गए थे, और ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं इनमें प्योरिटी भी बहुत होती थी। हालांकि गुप्ता पीरियड में कॉइन हमें सोने की ज़्यादा मिले, लेकिन उनमें प्योरिटी उतनी नहीं होती थी जितनी कुषाण पीरियड में हुआ करती थी। और कुषाण का रूल आपको पता है कि कहाँ से था, इस तरफ से ये कुषाण का रूल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद उत्तर भारत में बहुत लंबे समय तक इन्होंने रूल किया, तक्षशिला, कश्मीर और इन क्षेत्रों में मथुरा तक इनका प्रभाव था। तो ये है, इन्होंने इस तरीके के सिक्के चलाए, गोल्ड कॉइन चलाए। और इसके ऊपर जो है आपको एक चीज़ और नजर आएगी कि ये भारी थे, कुषाण बाहर से आए थे, लेकिन इनका इंडियनाइजेशन बहुत जल्दी हो गया था, इंडियन इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया था। और इन्होंने जो सिक्के छपवाए उनके ऊपर भारतीय देवताओं की तस्वीरें थी। विदा कैडफिश की, अगर जो विमा कपदिश जो कि एक इनके राजा थे कैडफिश, उन्होंने शिव जी के तस्वीर वाली, जिस शिव जी के जो तस्वीर है जिसमें वो बुल के बगल में खड़े हैं, इस तरीके के सिक्के चलवाए। उसके बाद कुषाण पीरियड में बाकी जो बड़े राजा हुए उन्होंने भी सिक्के चलवाए, जैसे कि कनिष्क, इन्होंने सिक्के चलाए जिसमें इंडियन गॉड एंड गॉडेस की तस्वीरें लगी हुई थी। कहा जाता है कि विमाकदपेश अपने आप को महेश्वर कहता था। महेश्वर मतलब वो भगवान महेश को, यानी कि शिव जी को अपना इष्ट देव समझता था, डिवोटी था वो, तो इसलिए उन्होंने शिव जी की तस्वीर वाले सिक्के चलवाए। तो बहुत सारे देवताओं के जो तस्वीरें जो है इस्तेमाल करके इन्होंने सिक्के चलवाए थे कुषाण पीरियड में। तो जिन कुषाणों को बाहरी कहा गया और वो कुषाण भारत में आए, तो उन्होंने पूरी तरह से भारतीय कल्चर को, भारतीय रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लिया, स्पेशली हिंदुइज्म, वैदिक रिलीजन को उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया। हिंदुइज्म तो चलिए बहुत बाद में नाम पड़ा, और हिंदू शब्द का भी मैंने आपको मतलब बताया था। भारत के 4 नाम जो हैं वो कैसे पड़े। हिंदू का मतलब क्या होता था कि एक जियोग्राफिकल नाम है, वो जियोग्राफिकल यूनिट को कहा जाता है, जो सिंधु नदी के बगल में रहते थे, सिंधु नदी के ईस्ट में रहते थे। सिंधु नदी को पर्शियन लोग या ईरानियन लोग जो थे वो हिंदू बुलाते थे, सै को वो है बोलते थे, इसलिए वो नाम पड़ा। तो हिंदुइज्म नाम बाद में पड़ा है, पहले वैदिक रिलीजन या ब्राह्मणिक रिलीजन या सनातन रिलीजन जो भी कह लीजिए, उसको इन्होंने अपना लिया था। उसके बाद गुप्ता कॉइन्स की बात करें तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इन्होंने कुषाणों को सक्सीड किया था। कुषाणों के बाद गुप्ता वंश आया था, तो इन्होंने कुषाणों की ही तरीके से उन्हीं के ट्रेडिशन को अपना के कॉइन्स को मिंट किया और इंडियनाइज किया अपनी कॉइनेज को। इंडियनाइज करने का मतलब है कंप्लीटली इंडियनाइज कर लिया, कि यहाँ पे जो कॉइन्स थे उनके ऊपर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी, राजा की तस्वीर होती थी, इन तरीके की चीज़ें होती थी। उसके अलावा कुछ और तरीके के कॉइन्स में मिलते हैं कि एक लॉयन को हंट करते हुए एक कॉइन बनाया गया, डायनासोर्स को
हंट करते हुए सिक्का बनाया गया, अश्वमेध यज्ञ करते हुए सिक्का बनाया गया। तो अलग अलग दौर के गुप्ता पीरियड के जो सिक्के आपको मिलते हैं, जिसमें देखिए कुमार गुप्त के समय पे इस तरीके के कॉइन मिले हैं कुछ, जिसमें वीणा बजाते हुए एक पीछे की तरफ सिक्का इसका फ्रंट अलग और सामने वाला अलग तरीके का है। इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है, समुद्रगुप्त के समय का ये कॉइन है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ को मानते थे, उन्होंने परफॉर्म करवाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के समय के अंदर उन्होंने एक चंद्रगुप्त वन का जो है समुद्रगुप्त ने कॉइन इशू करवाया था, मैरिज कॉइन, जिसमें शादी के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम की शादी कैसे हुई। उसके बाद लॉयन स्लेयर या राइनोसोरस स्लेयर, इनके राइनो स्लेयर की इन्होंने वो बनाई है चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त ने बैटल एक्स की जो है सिक्के निकलवाए। तो गुप्ता साम्राज्य जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था भारत में, और उत्तर भारत में इसका पूरा दबदबा था। इसने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स निकलवाए, और ये सिक्के जो हैं आपको अलग अलग तरीके के सिक्के नज़र आते हैं। इसमें गोल्ड कॉइन तो नज़र आते ही हैं, साथ में दूसरी धातुओं के सिक्के भी नज़र आते हैं, लेकिन सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, प्रोटीन, लेड, इस तरीके के सिक्के आपको पोस्ट मौर्य पीरियड में मिलते हैं। और गुप्ता पीरियड में भी गोल्ड कॉइन ज़्यादा पॉपुलर हुए। ठीक है, उस समय हमें ये पता चलता है कि किस तरीके का उनका ट्रेड था, यानी कि गोल्ड का इस्तेमाल वो कॉइन्स में कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, और ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। कुछ पोस्ट गुप्ता पीरियड के जो सिक्के और भी हमें मिलते हैं, जिससे हमें ट्रेड कॉमर्स का पता चलता है, दूसरे देशों के साथ भी जो ट्रेड कॉमर्स थी उसका हमें एक आकलन करने का मौका यहाँ पे मिलता है। तो ये सिक्के मिलते हैं। फिर उसके बाद कुछ और कॉइन्स भी मिलते हैं जिन्होंने आपको ये पता चलता है कि किसी के ऊपर किसी राजा की तस्वीर है, किसी देवता की तस्वीर है, कोई रिलीजियस सिंबल है, कोई लेजेंड को बता रहा है कोई कॉइन। और कुछ कोडियाँ भी मिली हैं। कोडी तो आपने सुना होगा। कोडीज का मतलब क्या होता है? कोडी एक ऐसा कॉइन था जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी, परचेजिंग पावर बहुत लो थी, इसलिए तो कहावतें भी बनती है ना कि दो कोडी की बात करी है, 2 कोडी की ये चीज़ है, 2 कोडी का आदमी, इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? उसका मतलब कोडी, यानी कोडी का मतलब दाम बहुत कम है, वैल्यू बहुत कम है, तो वो कोडी हुआ करती थी। तो उस तरीके की कोडियाँ भी मिली हैं जो कि आपको लेड वगैरह, प्रोटीन जैसे इस तरीके के मेटल्स की मिलती हैं। प्रोटीन एक बेसिकली एलॉय मेटल है जो कि कॉपर और लेड और टिन से मिलके बना होता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के सिक्के मिले हैं भारत में। उसके बाद फाइनल अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज आ जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस मतलब वो लेख, शिलालेख, जो कि बेसिकली मेनली शिलाओं पे लिखे जाते हैं, लेकिन सिर्फ शिलाओं की बात यानी पत्थर की ही बात नहीं करेंगे, सील्स के ऊपर भी लिखे जाते हैं, स्टोन पे लिखे जाते हैं, रॉक्स पे लिखे जाते हैं, कॉपर प्लेट्स पे भी लिखे जाते हैं, दीवारों पे, टेम्पल्स की दीवारों पे, वुडन टैबलेट्स, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इवन ब्रिक्स के ऊपर जो लिखे जाते हैं, इमेजेस के ऊपर लिखे जाते हैं, उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? शिलालेख कहा जाता है। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख मतलब किसी भी तरीके का सोर्स जो है, चाहे पेपर पे लिखा हो, चाहे पत्थर पे लिखा हो, लेख है वो अभिलेख हो गया। और इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख, शिलाओं पे लिखा हुआ, किसी भी तरीके के पत्थर पे लिखा हुआ, दीवारों पे लिखा हुआ, वुडन टैबलेट पे भी इसको काउंट कर लिया जाता है, कॉपर प्लेट्स के ऊपर भी लिखा जाता है। तो इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शंस। अगर हम ओल्ड राइटिंग्स की बात करें जो कि इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखे जाते हैं, और जो ओल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ओल्ड रिकॉर्ड्स को कहा जाता है पैलियोग्राफी यानी प्राचीन, पैलियो मतलब पूर्व, प्राचीन पत्थरों के ऊपर लिखे हुई जो ये रिकॉर्ड्स हैं उनको पैलियोग्राफी कहा जाता है। तो एपिग्राफी यानी अभिलेखों की स्टडी, और इन रिकॉर्ड्स को पढ़ना, इन रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। कहाँ पे लिखे होते हैं? इन स्टोन्स पे, दीवारों पे, और मंदिरों की दीवारों पे, इमेजेस पे, इन तमाम जगहों पे। भारत में जो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? पत्थरों पे लिखे मिलते हैं। जो रिकॉर्ड हैं, सबसे प्राचीनतम रिकॉर्ड हैं, वो पत्थरों पे हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन की बात कर लें, चाहे अशोक के पीरियड की बात करें, जो सबसे पहले प्राचीनतम लिखित में कोई रिकॉर्ड मिलेगा तो वो हमें कहाँ मिलेगा? पत्थरों पे मिलेगा। उसके बाद आने वाले समय पे कॉपर प्लेट्स का भी इस्तेमाल किया जाने लग गया, दीवारों, मंदिरों की दीवारों पे भी लिखा जाना शुरू हो गया, और बाकी दूसरी चीज़ों पे भी लिखा जाना शुरू हो गया। इवन मंदिरों की दीवारें तो ऑब्वियसली वो भी स्टोन ही हुए, और लेकिन बाद में वुडन टैबलेट्स वगैरह इनके ऊपर भी लिखे जाने शुरू हो गए। लेकिन वो वुडन टैबलेट वाले तो ईजिली मिलना भी बहुत मुश्किल है, वो तो गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उन पे तो दीमक लग जाती है, तो वो मिलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन स्टोन्स पे लिखे हुई चीज़ें हमें प्रिजर्व मिलती हैं, और वो हम आसानी से एक्सेस कर पाते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो शिलालेख मिले हैं, जिनकी स्टडी की जा चुकी है, जिनकी स्टडी कर पाते हैं, वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं 3rd सेंचुरी बीसी में, अशोक के समय पे। संस्कृत जो है इपिग्राफिकली इस्तेमाल की जाती थी 2nd सेंचुरी एडी में, और उसके बाद 4th और 5th सेंचुरी में ये और ज़्यादा पॉपुलर हुई। स्पेशली गुप्ता पीरियड में संस्कृत को काफ़ी पैट्रोनेज दिया गया, काफ़ी संरक्षण दिया गया। इसकी वजह से संस्कृत एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो गई। उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत तक उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है गुप्ता में। और बहुत सारे गुप्ता के काल के बाद के भी साम्राज्यों में और राज्यों में संस्कृत जो है वो उनकी स्टेट लैंग्वेज रही। स्टेट लैंग्वेज यानी उनके कोर्ट की लैंग्वेज रही। कोर्ट के काम जो हैं वो संस्कृत में होते थे। इवन प्राकृत भाषा जो कि पहले से ही चलती आ रही थी वो ऑलरेडी यूज होती थी। तो रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल उसके बाद इंस्क्रिप्शंस में 9th और 10th सेंचुरी में होने लगा। इससे पहले की जो चीज़ें हैं उसमें आपको प्राकृत और संस्कृत भाषा ज़्यादा देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में आपको तमिल भाषा ये नजर आएंगी। हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। वैसे तो हड़प्पा में जो हमें सिंबल्स मिले हैं वो इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से उनके पत्थरों पर, उनकी अलग अलग प्लेट्स पे लिखे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाते हैं। उस स्क्रिप्ट को पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। पिक्टोग्राफी यानी पिक्चर्स के माध्यम से अपने आइडियाज और अपने ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है। तो यानी भावात्मक शैली को पिक्चरों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने लिखने की कोशिश करी है, जिसको अभी तक हम पढ़े नहीं पाए हैं। इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत में इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाए तो ईरान के अंदर अगर आप देखेंगे तो ईरान में, इस क्षेत्र में, एशिया के इस वाले भाग में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाले हिस्से में सबसे प्राचीनतम जो शिलालेख मिले हैं वो ईरान में मिले हैं। तकरीबन 6th से 5th सेंचुरी बीसी के मिले हैं ईरान में, जिनको पूरी तरह से स्टडी तो नहीं किया जा सका है लेकिन उस दौर के मिलते हैं। ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है जो सेमिटिक लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके, इंडो ईरानियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके ये लोग लिखते थे। सिंधु एरिया में, हिंदू एरिया में वहाँ के ईरानियन स्क्रिप्ट मिलते हैं, लेकिन वो भारत के नहीं है, वो ईरानियंस के हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, और बहुत सारे शिलालेख हैं, वो अशोक के समय के हैं, जिनको डेसिफर किया गया है, जिनको डिकोड किया गया है, जिनको पढ़ा जा सका है अभी तक, और ये प्राकृत भाषा में है। ये मैंने अभी भी आपको बताया था 1-2 मिनट पहले ही कि प्राकृत भाषा में है अशोक के इंस्क्रिप्शंस। और उसके बाद अगर बात करें तो मौर्य पीरियड के, पोस्ट मौर्य पीरियड के और गुप्ता पीरियड के जो कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको सभी को सम्मिलित करके भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कॉप्स इंस्क्रिप्टम इंडिकरम नाम की एक किताब छापी, जिसका मतलब है भारत के शिलालेख, जिसमें इन सभी शिलालेख जिनको भी डिसाइफर किया गया है उनके अंदर की बातों को बताया गया है कि इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, किस तरीके से इसमें चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और उस इंफॉर्मेशन से हम किस नतीजे पे पहुंच पाते हैं। तो मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड तक की चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उस समय तक के सारे इंस्क्रिप्शंस का जिक्र यहाँ पे है। उसके बाद के जो इंस्क्रिप्शंस हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के, उतने ढंग से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंपाइल नहीं करके दिए जिस तरह से ये करके दिया। ये कॉप्स इंस्क्रिप्शन इंडिकरम नाम जो है ये लैटिन भाषा में है, तो इसका मतलब ये होता है कि भारत के शिलालेख। तो भारत में अभी तक 50,000 से ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस को खोजा जा चुका है। ज़्यादातर दक्षिण भारत में ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मंदिरों की दीवारों पर, अलग अलग जगहों पे दक्षिण भारत में ज़्यादा था चलन इंस्क्रिप्शंस लेखन का। लेकिन बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस अभी तक पब्लिशाइज हुए नहीं है, पब्लिकेशन किया नहीं है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और इनका जब रिजल्ट आएगा तो हमारे सामने और भी कई तस्वीरें निकल के आएंगी, जिससे हम इतिहास के शायद किसी दूसरे दृष्टिकोण के ऊपर भी पहुंच पाएँ। लेकिन अभी तक जितने इंस्क्रिप्शंस निकले आए हैं उनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगर बात करें भारत में अशोक के इंस्क्रिप्शंस की, जो कि सबसे प्राचीनतम इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, जिनकी स्टडी हमने करी है, तो वो हम अशोक के पीरियड में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, कुछ खगोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नजर आएंगे आपको। इधर आपको कांधार तक नजर आएंगे जो कि ग्रीक और अरामिक लिपि में लिखे गए हैं, इधर तक्षशिला में भी अरामिक में लिखे गए हैं, और कुछ यहाँ पे भारत के इन हिस्सों में जो लिखे गए हैं ज़्यादातर ये कौन से भाषा में है, ये हैं आपके ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है।
खगोष्ठी लिपि जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। खगोष्ठी लिपि में आपको कुछ अभिलेख मिलेंगे और ज़्यादातर ब्राह्मी में मिलेंगे, और नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले कुछ क्षेत्रों में नजर आएगी, जहाँ पे भी अशोक का रूल था वहाँ तक आपको ये सारे शिलालेख, पिलर लेख, रॉक डिक्स ये मिलेंगे आपको। ठीक है, उनकी डिटेल में भी बात करेंगे। अशोक की मैंने बायोग्राफी भी कवर कर रखी है, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया भी है। तो सम्राट अशोक की बायोग्राफी अगर आप सर्च करेंगे विद नाम सक्सेस प्लस एकेडमी तो आपको मिल जाएगा, डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक के समय पे क्या हुआ था, 14वीं सेंचुरी का राजा था फिरोज शाह तुगलक, मुगल दिल्ली सल्तनत पीरियड का। तो उसने अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शंस को उठवा के मेरठ ले आया था वो, और मेरठ में लाके टोपरा में जो कि हरियाणा में है वहां पे लाके कुछ इंस्क्रिप्शंस को उसने वहां के पंडितों से कहा कि इनको पढ़ के बताओ भाई, बताओ कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, तब हम पता करें कि भारतीय इतिहास में किस तरीके के राजा हुए हैं, ये जानना चाहता था वो। लेकिन उस समय के पंडित वगैरह अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ नहीं पाए, तो डिसाइफर नहीं हुए। इनको डिसाइफर कब किया गया, इनको डिसाइफर किया गया 18वीं सेंचुरी में, जब अंग्रेजों के समय पे एक व्यक्ति था, एक इप्टोग्राफ था जिसका नाम था जेम्स प्रिसेप, ये सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को, शिलालेखों को पढ़ा था, स्टडी किया था। ब्राह्मी लिपि, खगोष्ठी लिपि और इन ग्रीक लिपीज में इसने स्टडी किया था। और उसके बाद उसने अशोक के काल को एकदम लोगों के सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख, शिलालेख हैं वो बहुत सारी जानकारी देते हैं उसके साम्राज्य के समय की। तो वो क्या जानकारी देते हैं उससे के बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि उन इंस्क्रिप्शंस पे जानकारी क्या मिल रही है। टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो बहुत तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमें उस समय काल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात पता चलती है कि उस समय किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन कैसा था। उसके बाद लिटरेरी इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं जो कि सिर्फ लिटरेचर के बारे में बताते हैं उस समय के। उसके बाद कुछ ऐसे यूलॉजिकल इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं जो ये बताते हैं कि उस राजा का महिमा मंडल करते हैं कि ये राजा ऐसा था, इसने ये लड़ाई लड़ी, उसको हराया, उसको किया, इस तरीके का चरित्र था, जो कि उसको बढ़ा चढ़ा के यूलॉजिकल फॉर्म, उसकी तारीफ में जो है चीजें लिखी जाती हैं। कुछ डिडैक्टिक इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं। डिडैक्टिव मतलब जिसमें उपदेश होते हैं, उपदेश होते हैं, धार्मिक उपदेश हो गए या किसी तरीके के मतलब नैतिक इंस्क्रिप्शंस हो गए कि आपको ये करना है, एथिकली क्या क्या है। तो उस समाज के बारे में पता चलती है, उस समय के रिलीजन के बारे में पता चलती है, उस समय के धर्म, जैसे अशोक का धर्म क्या था, धर्म बेसिकली कि क्या क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को रखना है, एनिमल्स की हत्या नहीं करनी है, शांति की बात करी थी क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म के डिडक्टिव इंस्क्रिप्शंस भी उसमें मिलते हैं। कुछ मैजिकल इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, मैजिक वगैरह के बारे में बात पता चलती है। कुछ कमर्शियल इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं जिसमें ट्रेड कॉमर्स के बारे में हमें पता चलता है। फिर डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। डोनेटिव मतलब जहाँ पे डोनेशन की बात होती है कि लैंड ग्रांट्स दे दिए, ये किसी मंदिर के लिए ज़मीन ग्रांट कर दी, ज़मीन दे दी, ये पैसा दे दिया, तो वहाँ डोनेशन की बात होती है। फिर डिटेक्टिव इंस्क्रिप्शन होते हैं जिसमें डेडिकेट किया जाता है चीज़ों को कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डेडिकेट की गई। उसके बाद कमेरेमेंडिव इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो बहुत तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि भारत में अलग अलग तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। जैसे अशोक की अगर बात करें, उनके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वेरियस टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शंस होते हैं। उसमें कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि रॉयल ऑर्डर को बताते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में बात बताते हैं इन जर्नल ऑडियंस, जर्नल पीपल एंड ऑफिशियल्स की भाई तुम्हें इस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करना है, इस तरह से अपने रिलीजन को फॉलो करना है, इस तरह से सोशल ऑर्डर को निभाना है, ये रॉयल ऑर्डर्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इस तरीके के हैं और इस कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं। तो ये आप बात जानते हैं कि अशोक ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था, तो बुद्धिज़्म को अपनाने की वजह से उसने बुद्धिज़्म की बहुत सारी फिलोसॉफीज़ को अपने पिलर एडिक्ट्स, अपने रॉक एडिक्ट्स के अंदर भी लिखाया, और उससे हमें पता चलता है कि उसकी फिलोसॉफी क्या थी, वो किस तरीके का व्यक्ति था, किस तरीके से वो साम्राज्य को चला रहा था। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर रखी थी उसने, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों के लिए जर्नल गाइडेंस भी दे रखी थी उन एडिक्ट्स में, तो ये हमें पता चलती हैं। उसके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज़्म, वैष्णविज्म, शैविज्म, जो भारत में उस समय सेक्ट्स और रिलीजन चल रहे थे, उनके बारे में भी हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं अलग अलग एडिक्ट्स के माध्यम से। अलग अलग तस्वीरें उनके ऊपर लगाई गई हैं, अलग अलग जानकारियाँ उसके बारे में दे रखी हैं।
कुछ यूलॉजिकल एट्रीब्यूटेशन वाले जो हैं अभिलेख भी मिलते हैं, शिलालेख भी मिलते हैं। बेसिकली ये शिलालेख क्या बताते हैं कि राजा ने क्या किया, राजा के अचीवमेंट बता दिए, कौन कौन सी लड़ाइयाँ वो जीता, उसकी हार वगैरह और उसकी वीकनेस को छुपा के बाकी सब चीज़ों को वहाँ पे बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद का पिलर अभिलेख, शिलालेख, जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जो समुद्रगुप्त के बारे में छापा गया, तो ये इलाहाबाद में ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है इसमें बहुत सारी जानकारी है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त ने 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और इतनी लड़ाइयाँ जीत गया, पूरे भारत का वो बहुत बड़ा सम्राट था, ये सब बातें उसमें कही गई। तो राजा की यूलॉजी के बारे में बताया गया है, तो ये समुद्रगुप्त की जानकारी देता है, समुद्रगुप्त को के बारे में यूलॉजिजाइज करता है चीज़ों को। फिर डोनेटिव रिकॉर्ड्स आते हैं जिसमें गिफ्ट्स के बारे में बताई जाते हैं कि कौन कौन सा डोनेशन दिया, जैसे कि पैसे की डोनेशन हो गया, कैटल का हो गया, लैंड का हो गया। रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो पंडित्स होते थे, जो भी उस समय के लोग होते थे, उनको जो दिया जाता था, भेंट दिया जाता था, बेसिकली मंदिरों को भेंट दिया जाता था, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन रिकॉर्ड्स में लिखी जाती हैं, इन इंस्क्रिप्शंस में लिखी जाती हैं। और ये डोनेशन तो राजा भी करता था और कुछ मर्चेंट वगैरह भी करते थे, आर्टिशंस भी करते थे, तो उन्होंने भी अपने अपने शिलालेख लिखवा दिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि कॉपर प्लेट्स वाले जो इंस्क्रिप्शंस आते हैं, जिसमें कॉपर प्लेट्स के ऊपर बहुत सारे तरीके के लैंड, रिवेन्यूज, विलेज को अलग अलग जगहों के जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लिख के दिए जाते थे कि ये आपको चीज़ें फॉलो करनी है। तो इसमें राजा, ऑफिशियल्स और ये सब लोग जो हैं इस तरीके के कॉपर प्लेट्स के ऊपर, कॉपर की प्लेट के ऊपर, कॉपर मतलब तांबे की प्लेट के ऊपर चीज़ें लिख के दिए जाते थे। तो इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी यहाँ पे मिलते थे। तो लैंड ग्रांट्स वाले इंस्क्रिप्शंस जो हैं जहाँ पे ग्रांट्स दिए जाते थे कि रिवेन्यू दे दिया विलेज को वगैरह को, कि किसी भी मॉन्क्स को, प्रीस्ट को, टेम्पल को अगर कोई लैंड दे दी है, डोनेट कर दी है, तो इस तरीके के भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और उस समय जो भाषाएं पॉपुलर थी प्राचीन काल में, वो प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं में ही ये सारे इंस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि तमिल और तेलुगु भाषा में हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें पता चली होंगी। जब लास्ट में हम नतीजों पे पहुंचेंगे कि इन इंस्क्रिप्शंस का, आर्कियोलॉजी का, कॉइन्स का इस्तेमाल करके इतिहास का लेखन कैसे होता है, तब आपको चीज़ें पता चलेगी हिस्टोरिक सेंस का इस्तेमाल करते हुए कि कैसे फाइनली हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लिटरेरी सोर्सेज वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो और चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें और क्लियर अच्छे से होंगी। अभी हम इस वीडियो का अंत करते हैं, समापन करते हैं, और मैं दोनों वीडियोस को जोड़ के एक कंप्लीट वीडियो भी आपके सामने ले आऊँगा। जो लोग लंबा देखना चाहते हैं, एक साथ देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पे वो सारे कोर्सेज जो आप यहाँ पे यूट्यूब पे देखते हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्यों खरीदें कोर्स को, ये सोचेंगे तो आपको कोर्स में वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ PDF और उनसे रिलेटेड टेस्ट वगैरह सब मिल जाएंगे, और कुछ स्पेशल क्लासेस भी जल्दी ही यहाँ पे लगाई जाएंगी, तो उससे भी आप चीज़ों का आकलन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।